हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे आप सबों के लिए लेकर के आता हूं इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस। तो आज मैं आप सबों के लिए लेके आया हूं नरेशन चैप्टर को। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नरेशन क्या है और इसे हम किस प्रकार बनाते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप इंग्लिश सीखना बोलना चाहते हैं तो आप यदि हमारे न्यू व्यूअर्स हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पे सबसे पहले मिले। ओके, तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं नरेशन क्या है और इसे हम कैसे बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नरेशन या स्पीच जिसका अर्थ होता है कथन, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है इसके बारे में मैं विस्तार से जानूंगा, लेकिन उसके पहले मैं दो अलग अलग सेंटेंस लेना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे दो अलग अलग वाक्य लेते हैं। पहला है राम सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा लॉक, ठीक है। और एक दूसरा वाक्य है राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। ओके गाइस, तो ये दो अलग अलग वाक्य है जो मैंने लिया है। अब इन दोनों वाक्यों को समझते हैं, ठीक है, और अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य जो है राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसका अनुवाद ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि राम मुझसे कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ऐसा राम मुझसे कहता है, ठीक है। अब इसमें एक तो राम हो गया, एक मैं हो गया, गोलू सर, ठीक है। तो यहां पे राम मुझसे आकर के कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। ओके, अब ये दूसरा वाक्य जो है उसे देख लेते हैं। राम टेल्स मी दैट, राम मुझसे कहता है कि ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ये जो वाक्य है ये अब मैं किसी तीसरे लोग से कहता हूं। मान लीजिए ये मोहन है, मैं मोहन से बात कर रहा हूं राम के विषय में। राम ने मुझसे आकर के कहा, ठीक है, कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, ठीक है। अब राम के कहे हुए वाक्यों को मैं किसी तीसरे यानी मोहन से कह रहा हूं, बोल रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे राम मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है, वह मेरा दोस्त है। यहां पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। यहां पे चूंकि राम ने मुझसे कहा, तो जब राम मुझसे कह रहा था तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब राम के कहे हुए वाक्यों को हम मोहन से जब कहेंगे तो उसके सारांश को, वाक्य के सारांश में थोड़ा सा परिवर्तन करके मैं ये कहूंगा कि राम मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है। तो यहां पे जो सारांश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजिंग हो रहे हैं, यही इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब राम फेस टू फेस मुझे डायरेक्टली रूप से कह रहा था, ठीक है, तो वो, और जब हम किसी वक्ता के कथन को, राम स्पीकर है, वक्ता है बोलने वाला, जब हम किसी वक्ता के सेंटेंस को, स्पीकर के सेंटेंस को हूबहू उसी के शब्दों में यदि कह दें तो वो मेरा डायरेक्ट स्पीच होगा। और जब मैं उसके सारांश में थोड़ा सा चेंजिंग करके उसे अपने ढंग से यदि बोलें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो मित्रों, अब आप ये जान गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब रहा बात कि इसे क्या और किसी दूसरे अंदाज से पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही वाक्यों में कि डायरेक्ट स्पीच में जो है सो
डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य डायरेक्ट में है और कौन सा इनडायरेक्ट में है। आइए इसको अब हम थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। ठीक है गाइज, इसे हम मिटा लेते हैं। मित्रों, यहां पे आप डायरेक्ट स्पीच के जो वाक्य हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग वाक्य लिया गया है। पहला राम सेज टू मी, ये एक अलग वाक्य है। दूसरा आई एम योर फ्रेंड, ये दूसरा वाक्य है। तो मित्रों, वे वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लॉक हो, वो वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लॉक हो, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ओके गाइस, अब वो वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, वो वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसमें भी ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य के जो वर्ब हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो मित्रों, ये आपको याद है, और ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार ऐसा इसी से इसको इंडिकेट करूंगा, बताऊंगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। तो उससे आपको समझ जाना पड़ेगा कि हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, और रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब। दैट्स क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं। ओके गाइस, तो आइए जानते हैं इसे हम बदलते कैसे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है गाइस, तो अभी हम ये देखेंगे कि हाउ टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं? तो मित्रों, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो अलग अलग नियम हैं। एक तो सामान्य नियम है, जनरल रूल्स हैं, जिसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जो सामान्यतः सारे सेंटेंसों पे लागू होते हैं। और दूसरा एक स्पेशल रूल होता है, वो होता है जो खास खास प्रकार के वाक्यों के साथ वे यूज होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं जानता हूं जनरल रूल्स क्या हैं। ठीक है, जनरल रूल्स। जनरल रूल्स, इसके अंतर्गत 3 रूल्स हैं। नंबर 1 जो आ जाता है आपको चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 2 चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, और नंबर 3 जो होगा वो हो जाएगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये अलग अलग पढ़ेंगे इसको हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। मैं इसमें मौजूद हर प्रकार की समस्या को दूर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जानता हूं चेंज ऑफ पर्सन क्या है, देयर आफ्टर मैं जानूंगा चेंज ऑफ टेंस क्या है। ठीक है गाइस, तो आइए चेंज ऑफ पर्सन जानते हैं। पर्सन चेंज करने के लिए क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद जितने भी पर्सन्स होते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ओके गाइस, तो आइए हम जानते हैं उसे हम किस प्रकार बदलते हैं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको देता हूं, 1 2 3 SON सन। ठीक है गाइस, ये 1 2 3 SON सन, ये ट्रिक है, इसे समझिए। ये क्या है? 1 2 3 ये आपका पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो बदल जाता है आपके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ओके गाइस, नंबर 2 है सेकेंड पर्सन, जो आपका बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके गाइस, एंड थर्ड जो है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ये बदल जाता है, ये एक्चुअली बदलता नहीं है, नो चेंज। यदि आपका
रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो तो वो बदलता नहीं है। ये कैसे होता है मैं इसे और थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है गाइज, विद एग्जांपल। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए एक सिंपल सा टेबल है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उसे बस आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं पर्सन, उसके बाद नॉमिनेटिव केस, उसके बाद पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ओके गाइस, ये आपका हो गया जिसमें मैं बात करूंगा कि क्या है। अब ये जो पोसेसिव केस है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। ओके गाइस, तो अब मैं इसे अलग अलग, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं आपका आ जाता है आई एंड वी। ओके गाइस, सेकेंड पर आई एंड वी। अब आई का जो कि नॉमिनेटिव केस है इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माई और इसका प्रोनाउन हो जाता है पोसेसिव प्रोनाउन माइन। इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। ठीक उसी प्रकार से वी का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आवर और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। अब ये तो बात हो गया फर्स्ट पर्सन का, ठीक है गाइस। अब मैं सेकेंड पर्सन, जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है योर और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है योर्स। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। यू का नॉमिनेटिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। पर आप इजीली समझ जाइएगा वाक्यों में कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन की मैं जहां तक बात करूं तो थर्ड पर्सन में आता है ही, जिसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है हिज हिम। ठीक इसी प्रकार से सी का हर हर्स एंड ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर। इसी प्रकार इट का आपका इट्स, ये इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। ठीक इसी प्रकार दे का हो जाता है देयर देयर्स एंड देम। ओके गाइस, तो ये जो है ये टेबल है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है सो आप रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को उसके नंबर और केसेस के अनुसार आप चेंज कीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी कलम पे आप इसको लिख सकते हैं। तो गाइस आप इसे लिख लीजिए। अब मैं इसे मिटा देता हूं और बारी बारी से आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। नरेशन को बिल्कुल ऐसा मतलब सिखाएंगे कि बस रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल माइंड में यहां पे मैं सेट कर दूंगा। तो अब मैं एक कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि मैं यदि कहूं ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर ब्रदर। ओके, आई एम योर ब्रदर। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा भाई हूं। ओके गाइस, तो अब मैं इसे सबसे पहले देखिए, जब हम इसे बनाने चलते हैं तो यहां पे जो सब्जेक्ट है उसे हम इनडायरेक्ट में तो लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, आपने देखा इसके पहले वाले वाक्य में भी कि मैंने यहां पे टेल्स लिखा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो ये जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेज बदल जाता है टेल में, सेज बदल जाता है टेल्स में, और सेड बदल जाता है टोल्ड में। ओके गाइस, ऐसा हो जाता है। लेकिन कंडीशन यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेज को सेज ही लिखिए, सेड को सेड ही लिखिए, उसके टेल से टोल्ड में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब रही बात, कभी कभी क्या होता है कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया जाता है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेकंड पर्सन दे देता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और ऑब्जेक्ट नहीं भी है, तो वैसे कंडीशन में आप वाक्य में जो सूट करे उपयुक्त ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार आप अपने सेकंड पर्सन को बदल सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी आपको सेज को टेल्स में या सेड को टोल्ड में लिखना पड़ेगा गाइज। और अब हम चलते हैं, इसके बाद क्या है कि टू है, तो टू का इनडायरेक्ट स्पीच में लूप हो जाता है, टू को नहीं लिखते हैं और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ही टेल्स मी। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता है, तो उसे रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पे रिप्लेस करके वहां पे दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट यूज करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, वो जब भी बदलेगा 1 2 3 आ रहे ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ये आई जो है वो भी नॉमिनेटिव केस और ही जो है वो भी नॉमिनेटिव केस, तो दोनों ही नॉमिनेटिव केस है, तो आई ही के साथ बदल के यहां जो है सो ही लिखा जाएगा। ओके गाइज, अब यहां पे ही के साथ एम तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? इज यूज करेंगे, ही इज। अब योर जो है वो सेकेंड पर्सन है, वो बदलेगा आपके मी के अनुसार। तो यहां पे आप गाइस ध्यान दीजिए कि योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि योर जो है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव केस है। अब मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों दो केसेस हैं। तो यहां पे जो केस है इसको जिस किसी के साथ, चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जिस किसी के साथ भी ये बदलेगा उसका जो ये केस रहेगा वही केस लेगा। जैसे कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो यहां पे मी का पोसेसिव एडजेक्टिव ही लेगा। तो अब आप टेबल को देखिए और ये देखिए कि मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस है उसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव है माई। क्या है? माई। तो ही इज माई ब्रदर। तो देखा मित्रों कि किस प्रकार हम इजीली इसे हल कर लिए। बस प्रॉब्लम जो होता है वो इसी पर्सन को चेंज करने में बच्चे गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां नहीं होगा। क्या होता है कि ये जो बस इसका केस याद रखना है, जब भी पर्सन चेंज करेंगे उसके नंबर और केसेज के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, तो ये जिस केस में रहेगा चाहे वो किसी के साथ भी चेंज हो उसका वही केस। क्योंकि जानते हैं, मान लीजिए ये टीचर है, ठीक है, तो टीचर जब रिटायर करेगा तो उसके स्थान पे टीचर ही ना बहाल होगा, डॉक्टर तो बहाल कर नहीं सकते हो। तो इसलिए ये जिस पद जिस केस में है चाहे वो किसी के साथ भी चेंज हो उसके वही केसेस रूप को लेकर के आएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मैं बता रहा हूं चेंज ऑफ पर्सन, इसके अंतर्गत जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपका या तो प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा या फ्यूचर फॉर्म में रहेगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में हो, पास्ट फॉर्म मतलब यदि आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आ रहा हो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आ रहा हो, तो उससे समझ जाइएगा कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है सो पास्ट फॉर्म में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में हो तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसमें मौजूद पर्सन के साथ साथ टेंस भी चेंज होगा। तब वहां पे ही इज के जगह ही वाज यूज कर देते। ठीक है गाइज, तो ये मैं बताऊंगा अपने दूसरे चेंज ऑफ टेंस में। तो अभी फिलहाल मैं पढ़ रहा हूं चेंज ऑफ पर्सन, तो इसमें मैं रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म में ही रखेंगे। तो ये था मेरा एक पहला एग्जांपल। अब मैं एक दो और एग्जांपल को देख लेता हूं। एक दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए है
ही says to me inverted comma you are my friend, you are my friend। यहां पे मित्रों दे दिया है वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, ठीक है, वह मुझसे कहता है तुम मेरे मित्र हो। ये डायरेक्ट में है। अब मैं जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही, यहां पे ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, इसलिए टेल्स मी इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट। अब यू आप देख रहे हैं कि सेकेंड फॉर्म में है, सेकेंड पर्सन है, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो यू सेकेंड पर्सन है, ये जब भी बदलेगा तो ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये यू ये ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यू ही होता है, परंतु यहां पे ये जो वाक्य है यू आर माई फ्रेंड, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एम आई राइट? तो ये सब्जेक्टिव केस में है, यानी नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस में है, किंतु ये जिसके साथ बदल रहा है, ठीक है, मी, ये मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। बस ये यदि यहां पे आप समझ गए तो मतलब अपना एडिशन समझ गए। यू नॉमिनेटिव केस में है और मी से के साथ बदलेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, किंतु मी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं ये देखूंगा कि यहां पे नॉमिनेटिव है तो यहां जब भी लेगा नॉमिनेटिव फॉर्म ही लेगा, ठीक है। तो मी का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या है, आप टेबल देखिए कि मी का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। तो यू जब मी के साथ चेंज होगा तो क्या लेगा, आई, क्या लेगा, आई। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है और यहाँ पे इसके स्थान पे ये रिटायर होके जो भी लेगा तो वो नॉमिनेटिव केस ही लेगा, ठीक है। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, आई डाल दिए। अब आई के साथ एम आर तो यूज करेंगे नहीं, एम यूज करेंगे। आई एम माई जो कि फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा आपका सब्जेक्ट ही के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां भी सेम प्रक्रिया, ये आई जो है फर्स्ट पर्सन के है, लेकिन केसेज कौन सा है इसका, ये केसेज है पोसेसिव एडजेक्टिव, राइट। माई जो क्या, माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव केस है, और ही क्या है, ही नॉमिनेटिव केस है। तो यहां पे ये जिस केस में है वही केस लेगा, यानी यदि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो यहां भी पोसेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव ढूंढेंगे। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, क्या है, हिज। तो यहां पे हम क्या लेंगे, हिज लेंगे, हिज। आई एम हिज फ्रेंड। तो देखा मित्रों कितने इजीली ढंग से इसे हम हल कर सकते हैं, ये बहुत ही सरल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर भी यदि आपको समझने में परेशानी है तो आप हमारे कमेंट में जाइए और हमें कमेंट कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे बिल्कुल हल करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो ये था। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है गाइस, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम, चलिए एक थर्ड पर्सन तो बहुत लिए, एक फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं। आई से टू हर, आई से टू हर। इन्वर्टेड कोमा, यू आर हिज सिस्टर, इन्वर्टेड कोमा लो। तो मित्रों मेरा जो वाक्य है आई से टू हर, मैं उससे कहता हूं, मैं उससे कहता हूं, हर है यानी कोई लड़की है जिससे मैं कहता हूं, मैं उससे कहता हूं कि तुम उसके बहन हो, ठीक है। कोई लड़का है जिसके बहन हो, तुम उसके बहन हो, ठीक है। मैं उससे कहता हूं, मान लीजिए यहां राधा दे दिए, आई से टू राधा, आई से टू राधा। मैं राधा से कहता हूं कि तुम उसके बहन हो, राइट। तो अब मैं इसे जब बनाऊंगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या बनाएंगे, आई टेल राधा,
आई टेल राधा दैट यू सेकेंड पर्सन है, ठीक है, बदलेगा राधा के अनुसार। अब राधा क्या है, लड़की है, राधा एक लड़की है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यदि नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका कोई नाम रहे, थर्ड पर्सन में कोई नाम रहे, जैसे मोहन, राधा, सीता, गीता, कुछ भी, जैसे यहाँ पे राधा है, तो यदि एक लड़की है, ठीक है, तो इसे हम यदि ऑब्जेक्ट में है तो हर मान के चलेंगे, और सब्जेक्ट में रहता तो सी मान के चलते। यदि यहाँ पे बॉयज रहता, मोहन रहता, तो उसे यदि ऑब्जेक्ट पे रहता तो उसे हम हिम मानते, ठीक है, और सब्जेक्ट पे रहता तो उसे ही मानते। एक से अधिक लोग हैं, जैसे राधा एंड मोहन, तो सब्जेक्ट पे है यदि तो उसे हम दे मानेंगे, और ऑब्जेक्ट में है तो देयर मानेंगे। ओके गाइस, सॉरी देम मानेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पे बस यही ध्यान देना है कि यदि नाम हो, सब्जेक्ट पे नाम है, कोई लड़की है तो उसे सी मानेंगे, ऑब्जेक्ट पे नाम है, लड़की है तो उसे हर मानेंगे। कोई लड़का है, सब्जेक्ट पे है तो ही मानेंगे, ऑब्जेक्ट पे है तो हिम मानेंगे। राधा यहाँ पे लड़की है, इसलिए इसको हम हर मान के चलते हैं। तो यू बदल रहा है हर के अनुसार। यहाँ पे यू नॉमिनेटिव केस में है और हर ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हर का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका नॉमिनेटिव केस देखेंगे क्या है। तो हर का नॉमिनेटिव केस होता है सी। क्या होता है, सी। तो यहां पे हो जाएगा सी, सी इज, सी इज। और ये आपका हो गया हिज, यानी थर्ड पर्सन। आपको पता है, मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, इसे चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, सी इज हिज सिस्टर। तो देखा आपने कितना इजी ढंग से इसे हम हल कर लेते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं अब आप नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन तो बिल्कुल समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चेंज ऑफ टेंस पे होगा, वो देखना ना भूलें। और वो आप कैसे देखिएगा, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसे ऑल में कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अपना वीडियोज अपने चैनल पे डालेंगे फटाक से उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।